आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आयुर्वेद में त्रिस्तंभ बताए गए हैं, यानी 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। उसमें से एक है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। भोजन खाने से ज्यादा बीमार होते हैं बजाय कम खाने के बजाय। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने हिंदी में कहावत भी सुनी कि एक बार जो खाता है वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी और 3 बार खाए वो रोगी। ये जो बैठने वाला आदमी है और जो मेहनत करने वाला आदमी है उसका भोजन एक जैसा होना चाहिए या उसमें अंतर होना चाहिए? दोनों का बिल्कुल लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, तो भोजन की मात्रा और उसमें भी अंतर आएगा। तो नया कल्चर शुरू हुआ कि हम बाजार से खाना मंगा रहे हैं, इसके नुकसान देख रहे हैं, फायदा ज्यादा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? कभी भी स्वास्थ्य आपको बिना मेहनत के नहीं मिल सकता, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है ताजा भोजन करना चाहिए। आपकी जो किचन है बेसिकली औषधालय है, ये थोड़ी हैरान करने वाली बात लगती है। तो आप किचन में आप कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, उसका एक जो पीछे साइंटिफिक थॉट है, एक रीज़न है। तो जैसे मसालों की बात करें तो मसाले, हर एक मसाले का अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक रोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र टॉक और मैं हूं स्वतंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे शरीर को बीमारियों से आज़ाद कैसे रखें। आयुर्वेद में कहा जाता है कि भोजन ही औषधि है, यानी भोजन ऐसा हो कि वो बीमारी ना दे, औषधि के रूप में काम करे, शरीर को निरोग रखे। आयुर्वेद की जो मूल अवधारणा है उसमें रसोई को एक औषधालय की तरह देखा जाता है। और लेकिन आज के ज़माने में जबकि हम देख रहे हैं कि जो जैसा अन्न वैसा मन की जो अवधारणा थी वो बदल रही है, और जो अन्न है जो रसोई से आता था वो अब बाजार से आने लगा है। जोमेटो, स्विगी जैसे जो नए ऐप आए हैं उनके माध्यम से हमें पता भी नहीं है कि जो हमारी रसोई में जो खाना आना था, हमारे पेट में जो खाना जाना था, वो कहाँ से आ रहा है, वो पूरी तरह से आउटसोर्स हो चुका है। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि जो हमारी अवधारणा थी जैसा अन्न वैसा मन, क्या वो अब हम पालन कर पा रहे हैं? क्या हमारा जो भोजन है वही बीमारी का कारण तो नहीं बन रहा है? क्या हमारा भोजन ही तो हमें बीमार नहीं बना रहा है? और ये बीमारी इससे हम कैसे मुक्ति पाएँ? तो जो इसका सबसे जिस कहते हैं रामबाण है, इसका जो कहीं कोई समाधान है तो वो आयुर्वेद में है। इसलिए आज हम आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर गोपेश मंगल से बात कर रहे हैं, जो कि एनआईए में आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, पंचकर्म के हेड हैं। डॉक्टर गोपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ, आप जुड़े इस चर्चा में। डॉक्टर गोपेश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आयुर्वेद में बहुत सुंदर अवधारणा है कि भोजन ही औषधि है। तो ये क्या अवधारणा थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि भोजन औषधि तो होती है, दवाई होती है, जिसको हम छोटी सी आजकल गोली गोली के रूप में खाते हैं। तो ऐसा लगता है पहली बार में बहुत आदमी को अजीब से लगता है, भोजन औषधि कैसे हो जाएगी? औषधि तो दवाई होती है, काली पीली नीले रंग की। जी, जी, जी। तो ये जो ना, ये भोजन ही औषधि आयुर्वेद की अवधारणा थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को, और कैसे आज ये रिलीवेंट है। हाँ, आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आयुर्वेद में त्रिस्तंभ बताए गए हैं, यानी 3 पिलर्स ऑफ लाइफ। उसमें से एक है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो देखिए, ये जो आहार सबसे प्रमुख वो बताया गया है कि अगर हमें लाइफ को हेल्दी रखना है, निरोगी रहना है, तो आहार सबसे इम्पोर्टेंट उसका कंसेप्ट है। तो आप ये देखेंगे, जैसा आपने अभी भी चर्चा में बोला कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आजकल का जो हमारा खान पान है उसका सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन के कारण, या हम बहुत तामसिक भोजन करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति तामसिक होती है, अगर हम रास्तिक भोजन करते हैं तो हमारी एक्शंस बढ़ जाते हैं ना, रास्तिक प्रवृत्ति होती है। और सात्विक आप भी हम देखें तो हम बहुत कम सात्विक भोजन करते हैं। तो भोजन का मन पे और मन का भोजन पे बहुत तन पे भी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपस में दोनों का समवाय संबंध है। तो आज जैसा आपने बोला कि हम जो पहले हमारी माएँ जितने प्यार से बनाती थी, जो हमारे घर पे एक प्यार से भोजन परोसा जाता है, भोजन के बहुत सारे नियम हैं। तो आयुर्वेद में इस पे बहुत विस्तृत चर्चा है कि आपको कैसा भोजन करना चाहिए, किस समय भोजन करना चाहिए, भोजन के आपके साथी कौन है, पहले कौन सा किस टाइप का रस लेना चाहिए, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इस पे बहुत विस्तृत चर्चा आयुर्वेद में इसको थोड़ा सा हमें बता पाएं, जैसे क्योंकि आज की जो लाइफ स्टाइल है, जैसे मैंने बताया कि अब हमने आउटसोर्स कर दिया भोजन को, रसोई में तो अब भोजन बचा नहीं है। तो एक सहूलियत भी है कि आपको जो ना अब आप खाना बाजार से मंगा के काम भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं बीमारियों को न्योता भी दे रहा है। तो क्या सही रास्ता है और इसमें कहाँ कहाँ जोखिम है? देखिए, भोजन अगर हम बाहर से आउटसोर्स करते हैं तो हम, अगर मॉडर्न की एक संकल्पना को देखें तो उनका ये रहता है कि आपको एक भोजन में कैलोरीज आपको देखनी होती है कि इतने कैलोरी आप
भोजन लेंगे तो आपको कैलोरी मिल जाएगी, आपको एनर्जी मिल जाएगी। आयुर्वेद में इसका डिफरेंट कंसेप्ट है। आयुर्वेद बोलता है कि जो सही संतुलित भोजन है वो षड्रस यूज होना चाहिए, यानी 6 रस होंगे तो वो आपका बैलेंस डाइट है, एक परफेक्ट भोजन बनता अच्छा, है। तो इन 6 रसों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज की 6 जो रस कौन से हैं वो? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, कटु, तिक्त और तिक्त और कषाय? कषाय, तो ये मतलब 6 इसमें रस, कड़वा भी है, कड़वा भी है। तो इन्हीं का एक बैलेंस अगर हम लेंगे, तीखा भी है? तीखा भी है, तो इन सभी का एक बैलेंस जो डाइट होती है तब वो बोलते हैं, ना कि हम ये देखते हैं कि प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना। तो आयुर्वेद बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट पे ले। अगर हम इसके मूल में जाएंगे तो वो सारी चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सार्थक सिद्ध होती है। थोड़ा-सा विस्तार से समझाएँ, क्योंकि ये जो है ना समझ में नहीं आया। आपने कहा कि जो है ना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैलोरी आधार पे नहीं है। जी, वो है कि सड़रस होना रसयुक्त चाहिए। भोजन इसमें होना मीठा चाहिए, भी हो, खट्टा भी हो, खट्टा उसमें भी। जो है ना तीखा भी हो, तिक्त भी हो, मिर्ची भी हो। तो कैसे, मतलब कैसे लेंगे फिर? हाँ, लेकिन आजकल आप जो भोजन देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि या तो हम बहुत मीठा ले रहे हैं हाँ, या हाँ। बहुत नमकीन भोजन, जैसे स्पाइसी हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो इनका बैलेंस नहीं कर पा रहे। जबकि आप पहले का जब भी भोजन देखेंगे तो वो उन्होंने, जो भी आपकी पुरानी थाली है वो पूरी बैलेंस्ड है। उसमें एक दाल का भी एक प्रोपोर्शन है, चावल भी है, रोटी भी है, तो वो भी उस प्रोपोर्शन में है। उसके साथ आप जो सब्जी रहते हो उसमें मसालों का एक प्रोपोर्शन है। तो मसाले भी खुद एक कटु, तिक्त, कषाय इन वाली श्रेणी में आ जाता है। आप उसके साथ छाछ, दही भी यूज़ करते हैं। तो ये सब अम्ल रस हो गया, नींबू, खट्टी चीज़ों का प्रयोग कड़वा करते क्या हैं। हो रहा है? कड़वा उसमें जैसे करेला और ये सारी चीज़ें हम जो यूज़ करते थे पहले में, और जो मसाले हमारे विशेष रूप से, ये सब उसका एक पार्ट है। पार्ट है। हाँ, तो हम जब डाइट में सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। लेकिन जब हम किसी एक रस, जैसे आयुर्वेद बोलता है कि अगर एक रस का आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी हो जाएँगे। मतलब आप जैसा लगातार मीठा-मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, या लगातार आप खट्टा ही ज़्यादा खा रहे हैं, या अच्छा, कोई भी, अगर तीखा भी एक ज़्यादा खाएँगे या कसेला भी ज़्यादा खाएँगे, अगर आप, जैसे कइयों को लगता है करेला बहुत अगर ज़्यादा खाएँगे तो वो भी हेल्थ के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो एक रस हमेशा नुकसानदायक है। तो आपको बैलेंस करके जो डाइट में लेना चाहिए, और जो हमारी जो पुरानी थाली है वो पूरी बैलेंस डाइट ही है। तो मतलब कैसे समझाएँगे कि जो है ना जैसे आधुनिक साइंस कह रहा है कि हमें भोजन लेना है, कैलोरी लेना है, और आप लोग कह रहे हैं कि आपको बैलेंस लेना है। लेकिन उसमें आप कुछ उदाहरण समेत बताएँ कि क्या-क्या लें तो पूरा जी, हो जाएगा? जैसे जो है ना वो उनका उनका कहना है कि इतना कार्बोहाइड्रेट ने इतना ऐसा-ऐसा ले लो, इतना-इतना क्वांटिटी तो जो है ना आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ बताया गया है कि नहीं इतनी-इतनी इस चीज़ें ले लें? नहीं इस तरीके से नहीं, हमारे यहाँ लघु पाकी, गुरु पाकी इस तरह के कंसेप्ट है, जो रस वाला अच्छा, जो ये कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं दाल का ही आपको उदाहरण दूँ, तो मॉडर्न या अदर वो बोलते हैं कि दाल सब एक प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन जब आयुर्वेद में हम बात करते हैं तो दाल, जैसे मूँग की दाल है, मसूर की दाल है, वो हम बोलते हैं हल्की होती है, पचने में हल्की होती है। अच्छा। वहीं जब राजमा, छोले, चने ये पचने में भारी होते हैं, और सही वो भी है वात, ये। और ये हम देखते भी हैं। इसलिए इन सब का एक अमलगम उन्होंने बताया, कि ऐसा नहीं कि एक ही तरह की दाल आप खाते रहें, इसलिए उन्होंने मिक्स करके बताया किस टाइम कैसे दाल खानी है। जैसे आप दाल में भी घी का हम छौंक लगाते हैं तो उसको बैलेंस करता है, और जो हम हींग का छौंक लगाते हैं उसके पाचन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से, जैसे अगर आप अरबी की सब्जी खाते हैं तो उसमें हमेशा बोलते हैं कि आप अजवाइन का ही प्रयोग करें, तो उसको जो अरबी के गुण है, और अरबी वातवर्धक होती है, तो उसमें अगर अजवाइन का जब हम तड़का लगाते हैं तो उस वात के गुण को बैलेंस करता है, और अरबी के जो गुण है वो भी हमें मिलते हैं। तो हर एक भोजन में एक अलग अलग विशेषता है, उनके गुण धर्म को बैलेंस करते हुए हमारे जो पुराने आचार्य थे उन्होंने सबको बैलेंस करते हुए हमारी किचन में इसको मेकअप किया है। तो जो नया कल्चर शुरू हुआ कि हम बाज़ार से खाना मँगा रहे हैं, इसके नुकसान देख रहे हैं, फ़ायदा ज़्यादा देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, कभी भी स्वास्थ्य आपको बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तो ये नहीं कि रेडी फूड अगर आप लेंगे तो आप उसमें देखिए, या तो प्रिजर्वेटिव बहुत हाई होंगे, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है ताज़ा भोजन करना चाहिए, और भोजन का भी काल निश्चित है। तो आप ऐसा नहीं कि जो आप दिन में भोजन किया उसको और आप रात में प्रयोग करें। तो जिस समय बना हुआ उसके 3-4 घंटे में आपको कंज़्यूम करना चाहिए। तो अगर तो हम, बाहर का खाना तो पता ही नहीं होता आपको कब बना है। वो हमें पता ही नहीं होता। अब उसको वो प्रिज़र्व करने के लिए बहुत हेवी केमिकल्स मिलाते हैं, या तेज़ हाँ, बिल्कुल। तेज़ उसमें छौंक लगाएँगे, या तेल को ज़्यादा, उसको मिर्च मसालों को तेज़ करेंगे अच्छा टेस्ट करने के लिए। लेकिन वो कहीं न कहीं जब ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो नुकसानदायक होगा हमारे शरीर के लिए। तो ये बाहर का भोजन
वंस अ वाइल तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर इस हैबिट में रखेंगे तो नहीं होगा। मैं एक और चावल का भी उदाहरण बताऊं कि जैसे पुराने जमाने में हम चावल बनाते थे तो मांड निकाल के चावल बनाते थे। अब आज जो राइस कुकर्स आ रहे हैं, हमारा इजी टू कुक है, हमने एक उसमें टाइमर लगाया, पानी और चावल डाले और वो हमने कुक कर लिए। और जो बाजार का रहा वो हमें पता ही नहीं होता कि उसमें आजकल कौन से प्रिजर्वेटिव डाल के वो बनाए। और पैक्ड फूड की जो आजकल आए तो रेडी टू ईट वाले जो फूड्स आ रहे हैं, हाँ, वो और भी खतरनाक है उस लेवल पे। क्योंकि सबकी एक सेल्फ लाइफ है। आप कोई भी एक रोटी को भी अगर बाहर रखेंगे तो कितने दिन में सड़ जाएगी। फल है, उसकी भी एक लाइफ है। अब उस लाइफ को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ एडिटिव्स हमें डालने पड़ेंगे। और वो जितना एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स हमारे उस भोजन में होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। क्योंकि जब भोजन का पाचन होगा तो कहीं ना कहीं वो शरीर में हानिकारक ही होते हैं, और इसी के कारण आजकल कैंसर और कई सारी बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है उसका बहुत बड़ा प्रमुख कारण भी यही है। मैं लेकिन ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ खाना खाते हैं तो अ, और या पश्चिम के लोग खाना खाते हैं तो बीमारियाँ या फिर जो है ना हम से 100 साल पहले चले जाएँ तो हमारी लाइफ एवरेज उम्र कम थी। अगर हमारा खाना उस समय बेहतर था तो एवरेज उम्र उसमें क्यों कम थी? और हमारा खाना आज खराब हो गया है तो एवरेज उम्र कैसे बढ़ गई है? पश्चिम के लोग जो है ना हमसे अगर खराब खाना खा रहे हैं, पूरा तरह से प्रोसेस्ड और पूरी तरह से बाज़ार का खाना खाना खा रहे हैं, फिर भी उनकी उम्र जो है ना कंपैरेटिवली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा हमसे अभी भी ज़्यादा है। उनके यहाँ बीमारियाँ हो सकता है ज़्यादा हों, लेकिन जो है ना कंपैरेटिवली वो ज़्यादा तंदुरुस्त, फिट दौड़ते भागते दिख रहे हैं। नहीं, पूछ सकता क्वालिटी, हूँ, पूछूँ क्या फिर ये? नहीं, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफ बढ़ना एक डिफरेंट अच्छा। है ना? मतलब हमारी आयु तो लंबी होगी, हुँ। लेकिन स्वस्थ आयु कितनी अच्छा। है ना? अभी आप 50 साल पहले कितने लोग बीपी, शुगर, थायराइड की टेबलेट खाते थे, या हाँ, कितनों हाँ। को गठिया रोग इतनी जल्दी जोड़ खराब हो जाते थे। अच्छा, नहीं लेकिन होते थे। आज लाइफ तो, क्योंकि जो पहले इन्फेक्शियस डिजीज थी वो हमारी ओके, हाइजीन में पूछ सकते हैं, बेटर पूछ थी। लें ना फिर? हाँ, वो कोई लेकिन डॉक्टर साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि आज जो खाना हमारा बाहर से हमारे में आने लगा है, उसके कारण रोग बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारी एवरेज उम्र बहुत कम थी। एवरेज उम्र कम थी, इसका मतलब कि जो है ना हम हेल्दी खाना खा रहे थे तब तब भी एवरेज उम्र कम थी। आज अगर एवरेज उम्र हमारी बढ़ गई है और हमें हेल्दी खाना नहीं भी खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा खाना पहले से बेहतर हुआ होगा, तभी तो उम्र बढ़ी। नहीं, उम्र लंबी तो हो गई है, लेकिन हेल्दी कितनी रही ये एक पॉइंट हमें देखना है। तो पुराने टाइम में हमारा भोजन सब कुछ संतुलित था, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज और बहुत सारे कारणों के कारण वो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम थी। लेकिन अब ये लाइफ तो बढ़ गई, लेकिन हम ज़्यादातर देखेंगे कि हम पिल्स पे डिपेंडेंट हो गए। तो आप देखिए, अब बहुत यंग एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी, घुटने खराब होने जैसी बीमारियां बढ़ रही है। बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। साथ साथ आज देखेंगे तो हम बहुत तेजी से, जैसे भारत डायबिटीज का कैपिटल बन गया है, बीपी, शुगर, थायराइड एक बहुत आम जैसी बीमारियां हो गई, जिसके कारण बस हम जीवन लंबा तो कर दिया लेकिन हेल्दी नहीं है। पहले के लोगों का चाहे जीवन थोड़ा छोटा हो लेकिन वो हेल्दी था। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस अंतर है। है। हाँ, दूसरा आप देखिए, कैंसर के इंसिडेंस बहुत हाई बढ़ गए। उसके पीछे भी रीजन यही है कि हमारा जो पहले बीपी खान शुगर चाल, नहीं होते थे, बीपी ये सब नहीं होते थे। बीपी होता होगा लेकिन वो इतना फ्रिक्वेंट नहीं था, क्योंकि आहार विहार का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। लोग बोलते हैं कि पहले इसलिए नहीं होता था कि शारीरिक शारीरिक मेहनत तो कर लेते थे लोग। यस, जो क्योंकि लेकिन शारीरिक मेहनत कर लेते थे या फिर खाना अच्छा था, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ? नहीं, दोनों दोनों जरूरी है। शारीरिक मेहनत भी उतनी जरूरी है जितना भोजन स्वस्थ अच्छा होना जरूरी है। दोनों का ये एक अमलगम है। अच्छा, आयुर्वेद में एक बार एक शब्द चलता है बहुत, जठराग्नि। ये जठराग्नि मतलब जो है ना वो कहते हैं कि खाना आपको कभी भी नहीं कर लेना चाहिए। मतलब आपने अभी 2 घंटे पहले खाना किया था, फिर कुछ खाना खाया, फिर खा लिया, फिर कुछ खा लिया। ये क्या मामला है? नहीं, देखिए, आयुर्वेद की जो पूरी चिकित्सा है, सब कुछ है, वो अग्नि बेस्ड है। मतलब जो सब कुछ हो रहा है वो डाइजेशन बेस्ड है, मेटाबॉलिज्म बेस्ड है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर वो प्रॉब्लम का आती है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो आयुर्वेद में कहता है रोगा सर्वापनी मंदाग्नि जायते, यानी जितनी भी बीमारियों का कारण है उसका मूल कारण अग्नि है। और वो इसलिए हम आम भाषा में आप कहते हो कि पेट ही सभी के कारण ही बीमारियां उत्पन्न होती है, तो वो कहीं हद तक इसी के कारण हम बोलते हैं। अब अग्नि क्यों विकृत होती है, इसके बहुत सारे कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं नहीं, नहीं, कि अग्नि को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाइड करिए। अग्नि जो है ना अग्नि पेट आयुर्वेद, में अग्नि कहाँ से आ गई? हाँ, अग्नि अग्नि को हम सामान्य भाषा में समझे तो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव अच्छा। फायर है। तो आयुर्वेद में ये तीन तीन बताई गई। जाटाग्नि, जैसा जो स्टमक में हम जो भोजन लेते हैं, पेट में जो भोजन गया वो जो पचा रहे हैं एंजाइम, वो एक
बेसिक अग्नि होगी, मतलब पहला जो पाचन हुआ वो स्टमक में हुआ, उसके बाद वो जाके दूसरी भूताग्नि, उसका और रिफाइंड पाचन होता है, उसके बाद वो दाताग्नि, जब वो सेल में जाती है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो उसका पाचन करते हैं। तो देखिए आपको हमारे 5,000 साल पहले भी उनको पता था कि अग्नि के लेवल भी डिफरेंट है, केवल ऐसे ही नहीं कि हमें जो भूख लग रही है वही एक अग्नि है। तो अग्नि का जो करेक्शन जब हम करते हैं आयुर्वेदाचार्य, वो तीनों लेवल पे करते हैं। मतलब आपकी जो बेसिक अग्नि है उसको भी पाचाग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि, तीनों लेवल पे हम उसको सही करते हैं। तो नॉर्मल लोग को क्या लगता है, सबसे पहले क्या लगता है, मुझे भूख नहीं लग रही, यानी मेरी भूख बंद हो गई, तो एक अग्नि का सिम्टम हमें मिलता है। या जब जोड़ों में दर्द या थकान रहने लग जाती है, आलस आ रहा है, गुरुता शरीर में भारीपन बढ़ रहा है, तो ये सब मंद अग्नि के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो अग्नि को हम करेक्टिव, हमारा किसी भी चिकित्सा में अग्नि को करेक्शन होता है। और अग्नि का जो कैसे संबंध, कैसे करते हैं अग्नि करेक्शन, मतलब जो है ना नहीं जैसे जो आपने जैसे बोला कि जो कि भोजन आप, के जो, जैसे हाँ, आपने बोला कि भोजन वाले ना, कि हर 2 घंटे में खाना चाहिए, और जैसे लोग मंचिंग करते हैं, बल्कि जो जैसे आयुर्वेदिक तो ये भी कहते हैं कि आप भोजन खाने से ज्यादा बीमार होते हैं बजाय कम खाने के बजाय। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने एक हिंदी में कहावत भी सुनी कि एक बार जो खाता है वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी। रोगी। तो ये आयुर्वेद में कहा है कि एक कालिक जो भोजन है वो आरोग्यकर होता है, अच्छा, और जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, मतलब जो योगी है, उनके लिए तो एक एक भोजन, एक काल का भोजन एक सफिशिएंट है, बार एक बार ये सफिशिएंट सही है। भी है क्या? ये सही भी है। और मतलब नहीं एक तो बार जो किस समय खाना चाहिए, सुबह वो शाम को? वो आपकी अग्नि और वर्किंग स्टाइल पे भी है, नॉर्मली आप दिन में खा सकते हैं, दिन के भोजन में भी। और जो 2 बार खाने के लिए सामान्य जो लोग हैं, जिनकी बहुत फिजिकल और वो नहीं है, वो 2 बार नॉर्मली भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसके भी भोजन के नियम है। क्या? तो जैसे आपको सुबह लगभग 3 घंटे के बाद पहला मील ले लेना चाहिए, और शाम को भी उठने के 3 घंटे सूर्यास्त, बाद? हाँ, और लगभग सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। अब आज आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो आज के परिप्रेक्ष्य में जस्ट उल्टा हो गया, कि आप पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर लंच करते हैं और डिनर, और इसकी जो गुरुता है वो अपोजिट है। मतलब आप डिनर बहुत हैवी करते हैं, लंच आप मीडियोकर करते हैं, और ब्रेकफास्ट लाइट करते हैं। जबकि आयुर्वेद में रिवर्स में आ गया, कि आप लंच जो सुबह 10-11 बजे करीब करते हैं वो ठीक मील होना चाहिए, और रात में आप जब सूर्यास्त तक कर लेंगे वो आपका सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि उसको पचाने के लिए भी समय चाहिए, आपकी एक्टिविटी चाहिए। तो पुराने जो लोग थे वो इस जो हमारे प्रकृति के नियम थे, जिसे हम सिकाडियन साइकिल बोलते हैं, और आजकल काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, तो रोगों का होने का काल, आपके बीमार पड़ने के टाइम, इन सब को देखा गया। तो ये सब भोजन, प्रकृति, इनसे कनेक्शन है। जो सूर्य का सिद्धांत है वहीं से सारी चीज़ें चलती है। अगर आप सन डायल को अगर फॉलो करोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अनफॉर्चुनेटली हम उसके जस्ट रिवर्स करते हैं, और ये कई बार हमारे मस्तिष्क में भी आता है कि भाई जानवर क्यों इतने कम बीमार पड़ते हैं और मनुष्य क्यों इतना बीमार पड़ता है। जानवर प्रकृति के नियम को फॉलो करते लेकिन पता नहीं ना जानवर कितना बीमार, पता थोड़ी चलता है जानवर बीमार है, तो पता तो थोड़ी है हमें हैं। वो। नहीं, पर नॉर्मली आपने देखा होगा उनकी नेचुरल डेथ कितनी लिमिटेड होती है, वो अपनी एक उनकी जो नॉर्मल आयु तभी होती है। आप एक सिंपल सा दूसरा उदाहरण, जो डॉग्स हम पालते हैं और एक जो दूसरे डॉग्स होते स्ट्रे हैं, डॉग है। हाँ, तो आप उनको, उनकी कितनी केयर करनी पड़ती है, उनको कितना सारी चीज़ें चाहिए होती है, और जो स्ट्रेट डॉग होते हैं उनको कितनी करनी पड़ती है। जो प्रकृति का नियम फॉलो करता है वो सबसे हेल्दी है। आप किसी भी जानवर को देखा कि अगर भोजन है, अगर कबूतर रात में सो ही जाते हैं, चाहे दाना पड़ा होता है तो वो रात भर दाना पड़ा होता है खाते नहीं रहते, वो प्रकृति के नियमों को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी जानवर हो। तो जब प्रकृति के नियम से हटता है तो फिर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो भोजन का काल फिक्स होना बहुत जरूरी है, जो अक्सर हम नहीं करते। तो मतलब ये स्नैक्स का कल्चर और जो है ना बार बार खाने का कल्चर, ये हमें अस्वस्थकारी है। ये बिल्कुल अस्वस्थकारी है आपको, क्योंकि आप एक देख लिए कि आपके बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे आप भोजन लेते हो, उसको पचाने के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए होगा। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, उसको गलाने के लिए चाहिए। आप जितनी बार करेंगे उतनी बार वो चीज़ सीक्रेट होगी पचाने के लिए, बनेगा वो। है ना। तो इसलिए, और बार बार जब आएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप थोड़ा खाए फिर भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए जो आज के अच्छा, टाइम मतलब में आप बनी हुई, कुछ भी खाएंगे तो पचाने के लिए, उसके लिए जो है ना फिर थोड़ी, पूरा हाँ, शरीर एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट तो कुछ भी चीज़ जाएगी तो उसके लिए बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो बॉडी बहुत एडजस्ट करती है, हमारी नहीं, लेकिन बॉडी। लोगों को भूख लगे तो क्या करें, नहीं खाना चाहिए फिर उनको? वो हमें हमारे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा उसी हिसाब से। ये भी देखेंगे ना हम हमारी इच्छाएं तो बहुत हो सकती है, लेकिन सही सही जीवन कैसे बनेगा। तो बार बार हमें उन टाइम को फिक्स करेंगे तब आपकी आदत पड़ जाएगी। अच्छा। तो पुराने लोगों को देखिए, वो बिल्कुल एक फिक्स टाइम होता था, तो उन्हें बीच में आप कोई छोटे बहुत कोई लिक्विड्स ले सकते हैं, लेकिन मेजर मील बार बार नहीं ले सकते आप।
अच्छा, हाँ, तो आप अगर अगर आपको मतलब लगता है लिक्विड में चाय ले सकते हैं। चाय के लिए चाय कॉफी के लिए मैं कहना चाहूंगा, चाय और कॉफी दोनों सोशली एक्सेप्टेड ड्रग है। एक्सेप्टेड ड्रग हैं, ड्रग है, हाँ, सोशली एक्सेप्टेड, मतलब जिनको हमने हमारे कल्चर में कर लिया। लेकिन अगर ड्रग हैं ड्रग। आप अति हर चीज की बुरी है। चाय पीने का एक बिल अंग्रेज जब लेके आए, तो आप अगर हम इसके इतिहास में देखें, चाय का ही जैसे इतिहास करें, तो उन्होंने पहले तीन तीन चार महीने तक फ्री में चाय पिलाई, लोगों को आदत लगाई। उसके बाद फिर हमारे अब ये कल्चर में आ गया। तो जब अंग्रेज नहीं थे, उससे पहले कभी कोई चाय पीता था, तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं थी। तो चाय लिमिट में ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भारतीयों ने चाय की संकल्पना को बदल दिया है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें होगी। इतना तो अंग्रेजी भी नहीं पीते चाय। इतना, हाँ, अंग्रेज बहुत लिमिटेड वो लिमिटेड तो तरीके वो से ब्लैक टी पीते हैं ब्लैक बल्कि। टी पीते हैं, एक टाइम फिक्स है, एक तरीका फिक्स है। लेकिन हम हर चीज में चाहे, जैसे हम दूध की चाय, सोशलाइज दिन भी। भर दूध की चाय चीनी वाला डाल के हाँ, पीते रहते हैं। तो वो जो एक्सेसिव किसी भी चीज की अति होगी, तो वो नुकसान ही करेगी, क्योंकि वो उसमें भी कैफीन है। तो कैफीन की मात्रा अब जब एक्सेस जाएगी, तो वो भी एक तो ड्रग इस ही है। चाय मतलब कैसे पीना चाहिए, आप आपके अनुसार कैसे पीना चाहिए देखिए, आयुर्वेद के अनुसार? आयुर्वेद तो नहीं बोलता है कि आपको चाय और पीनी चाहिए, क्योंकि चाय भी हर सीजन के लिए ना, राजस्थानियों के लिए चाय इतनी वो नहीं है। अब आप गर्मी में भी चाय पी रहे हैं, सर्दी में भी चाय पी रहे हैं। जबकि आप देखेंगे, आप स्वेटर कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं। आप बदलते हैं ना, जैसे मौसम परिवर्तन होता है, आप अपने आचार व्यवहार में चेंज करते हैं। तो एक्सटर्नली तो आप, सर्दी आ रही है तो आप सूट वूट सब पहनते हैं, लेकिन खाने में चेंज नहीं करते। पुराने लोग हमारे, जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता था, बारिश में अलग खाना होता था उनका, बरसातों में अलग खाना है, सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है। तो वो मौसम के अनुसार अपना भोजन, आहार विहार सब बदल लेते थे, तो और क्या होना प्रकृति चाहिए, से थोड़ा सा संक्षेप में बता सकें कि सर्दियों में मुख्य रूप से दो तीन खाने खाना चाहिए, गर्मियों में ये खाना चाहिए, नहीं, बरसात में जैसे, जैसे बारिश आने वाली है हाँ, तो या नहीं, गर्मी चल रही है, तो तो गर्मियों में क्या बारिश, खाना चाहिए, मुख्य रूप से क्या खाना जो चाहिए? आप देखिए, प्रकृति ने आपके लिए सारी चीजें पहले से एडजस्ट करके रखी। आप जितने मीठे फल हैं, जितने रसीले फल हैं, जितने वाटरी फल हैं, वो सब गर्मियों में आते हैं, जबकि आउटर एनवायरनमेंट में पानी कम है। तो उन्होंने उसकी पूर्ति के लिए आपके तरबूज, खरबूज, आम, ये सब को, न्यूट्रिशन को, आपको मधुर इन चीजों को चाहिए, वो ऑलरेडी उन्होंने दी है। तो आप कुछ नहीं करें, जो सीजन में जो आपकी वेजिटेबल्स आ रही है, जो भी, अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है कि अब जो हमें मैक्सिमम को ही नहीं पता कि सीजनल वेजिटेबल्स कौन सी है, क्योंकि आजकल कोल्ड स्टोरेज से हमें पूरे 24, पूरे पूरे 12 महीने। 365 हमें सारी चीजें उपलब्ध होती है, तो हम वो सीजनल फूड भूल गए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, सीजनल है, लोकल फूड आपको यूज करना चाहिए। तो अगर आप सीजनल फूड, सीजनल फल फ्रूट यूज करेंगे, तो आप बीमार होने की संभावना उतनी ही कम होती है। लेकिन आप फिर लेकिन फ्रूट तो भोजन नहीं है ना, फ्रूट तो मतलब भोजन का एक पार्ट नहीं, है। जैसे, भोजन नहीं, तो जो है ना, जैसे हम लोग जो आम जो मानसिकता है कि रोटी खा दाल सब्जी ये भोजन है, हाँ, वो तो लेकिन फ्रूट हो गए। नहीं, जैसे आप रोटी में भी देख लीजिए, तो पहले हम गेहूं कम यूज करते थे, और जौ और इनको ज्यादा यूज करते थे। तो गर्मियों में क्या खाना चाहिए, रोटी कम खाना, गेहूं कम खाना चाहिए? हाँ, गेहूं आप थोड़ा सा कम करके लिक्विड डाइट आप ज्यादा ले सकते हैं, खिचड़ी, दलिया, बहुत सारी चीजें हैं जिनके मतलब वेरियस प्रिपरेशंस बन सकते हैं। जैसे जब सर्दी आएगी, तो आप बाजरा, ज्वार, इन चीजों का आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। हम्म। तो वो, उनकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, तो वो फिर उस जगह के लिए बताया गया है। नॉर्मली प्रकृति से भी आपकी अग्नि कनेक्टेड होती है। जैसे आपकी जब गर्मी है, तो आपकी अग्नि, यानी जो आपकी डाइजेशन पावर है, वो ऑलरेडी लोअर साइड पे है, और सर्दियों में बढ़ जाती है। तभी आप घी और लड्डू, आपने देखा होगा, वो सबसे ज्यादा कब बनते हैं? सर्दियों में बनते हैं। तो हम्म। आप उनको इजीली पचा भी सकते हैं। लेकिन वही लड्डू अगर आप गर्मियों में खाओगे, तो उतना आप पचा नहीं सकते, चाहे वो कितना ही हेल्दी हो। और बारिश में? बारिश में भी और भी अग्नि कम होती है, तो इसलिए वो फिर अच्छा, उबाल के, गर्मियों से भी कम होती है। हाँ, मतलब ये अग्नि का ये जो दो पीरियड होते हैं, बरसात और ये ग्रीष्म ऋतु, ये कम होती है। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है। तो तो इसका भी बारिश में क्या आप सलाह देंगे, क्या खाना चाहिए? बिल्कुल लाइट उबला हुआ भोजन, उबला मतलब पानी आपको उबाल के पीना चाहिए, और हल्का भोजन यूज करना चाहिए। लौकी तो रही, मतलब हल्की जो सब्जियां हैं, इनको हमें प्रयोग करना चाहिए भोजन में। नॉर्मली भी हल्का ही प्रयोग करना चाहिए। दो जो बार ही खाएं और? दो बार ही खाना चाहिए। आयुर्वेद यही सजेस्ट करता है कि आप दो बार ही भोजन करें। तो मतलब दो बार खाने में किसी को भूख लगे तो फिर क्या करेगा वो? कोई लिक्विड डाइट ले सकते हैं, लेकिन आप जब आप ट्रेंड कर, चाय, अच्छा, जैसे आप उसमें बैठे हैं, चाय आती है, तो ये, सर्व होती है टाइम टाइम पे आपको जो है, आप कहीं जाते हैं तो चाय सर्व होती है, क्या करें फिर? नहीं, तो पहले, मना कर दें तो लोगों को बुरा लगेगा। नहीं, तो आप एक चीज देखिए, जब चाय नहीं थी, तो हमारे घरों में अभिवादन कैसे होता था? तब कोई आता था, तो उसको हम क्या पिलाते थे?
तो वो हम लाया जा सकता है। और भारतीय सभ्यता और कल्चर को विदेशी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने लगे। तो हम कैसे कैसे जैसे कर सकते, आप अगर बाहर भी आप बहुत रहे हैं तो। हाँ, तो बाहर में भी आप देखेंगे कि जैसे ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा हमारी गिर गायों को, जो हमारी भारतीय नस्ल की गायें हैं, उनको इम्पोर्ट किया है। हम्म। और वही वही वाला दूध वो पीते हैं, और जो हमारा वे ऑफ फार्मिंग था उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक, जो हमारी 50 साल पहले हम ऑर्गेनिक खेती ही करते थे, हम धीरे-धीरे मतलब ज़्यादा जब उसके प्रोडक्शन बनाने के चक्कर में हम हम्म। उसको चीज़ें बढ़ाई, तो इसके कारण ये सारे केमिकल्स और उनके कारण हमारा सारा चेंज हुआ, और वही रोगों का कारण बना। विदेशों में प्रिजर्वेटिव्स इन चीज़ों को बहुत कम यूज़ करते हैं। वहाँ की अगर आप ब्रेड की या किसी की शेल्फ लाइफ देखेंगे तो 1 और 2 डेज़ होती है, 1 डे होती है। वो मैक्सिमम, मतलब जब बनी है और शाम तक या अगले दिन तक आप कंज्यूम करें, उसके बाद वो डिस्कार्ड कर दें। जूस का भी यही उनका फ्रेश, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते। तो बहुत मेंटेन करके वो सारी चीज़ें अच्छा, चलते वहाँ हैं। जूस में बजड़े मिलते ही नहीं है। जो अच्छे हैं वो नहीं मिलाते। मतलब वो फ्रेश को यूज़ करना चाहते हैं और शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं रखते। क्योंकि फ्रेश शेल्फ लाइफ अगर मतलब आपको जो बोतल पैक वो मिलेगा वो फ्रेश जूस मिलेगा। हाँ, उसकी जो पैकिंग है वो इतना एयर टाइट करते हैं, सिंगल खोला आप कंज्यूम करें, लॉन्ग टर्म नहीं रखना। फ्रीजिंग कर सकते हो तो 1 दिन से ज़्यादा आप वो नहीं कर, पर हमारे यहाँ 6-6 महीने की आप ये वही सारी तो चीज़ें देखते हैं। बहाने होती 6 महीने की। वो फिर कमर्शियलाइज़ हो सकते हैं, जो नॉर्मली वहाँ के लोग प्रेफ़र नहीं करते। अच्छा। तो वो बिल्कुल मतलब प्रिजर्वेटिव्स और इनको बहुत फ्री रखते हैं, केमिकल फ्री उनका टारगेट रहता है। एक और जो है ना, जो आज की दिक्कत हो गई है, जो हमारे कि हम सेडेंटरी मतलब बैठे-बैठे के काम ज़्यादा हो गए हैं। पहले ऐसे नहीं थे। तो ये जो बैठने वाला आदमी है और जो मेहनत करने वाला आदमी है, उसका भोजन एक जैसा होना चाहिए या उसमें अंतर होना चाहिए? ये नहीं, बड़ा चिंता का विषय हो गया है। बिल्कुल दोनों का बिल्कुल लाइफ़स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। तो भोजन की मात्रा और उसमें भी अंतर आएगा, है ना? तो मतलब घी का कंज़प्शन है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे निर्भर करता है। जो भी आप भोजन ले रहे हैं वो आपकी कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। अब जो डेस्क जॉब करता है उसको इतनी इतनी रोटियों की आवश्यकता, उतनी कैलोरीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो अगर 8-10 रोटी खाएगा तो वो निश्चित रूप से बीमार पड़ेगा। वहीं जब अगर कोई खेत में काम कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी ज़्यादा लॉस कर रहा है, तो उसको वो कंज़प्शन के लिए वो डाइट में उसकी ज़्यादा डाइट होगी। तो ये तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बेस पे ही आपकी डाइट होती है। वो तो भूख अपने आप बढ़ जाएगी। वो अपने आप बढ़ जाएगी और उसी को बैलेंस करते हुए करना चाहिए। पर अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो आपको कम करना। नहीं, मेरा मतलब है उसमें कुछ वैरायटी में भी खाने में की क्वांटिटी के अलावा खाने की जो है ना टाइप में भी अंतर आता है क्या? क्या क्या खाना चाहिए सेडेंटरी वाले को और मेहनत करने वाले को? नहीं, मेहनत करने वाला है वो प्रोटीन डाइट थोड़ी-सी ज़्यादा लेगा क्योंकि उसकी लॉस ज़्यादा होगा, तो प्रोटीन साइड इधर हायर साइड रहेगा, यहाँ बैलेंस डाइट रहेगी। लेकिन जैसे आप भी प्रोटीन की भाषा बोल रहे हैं, आप जो अपनी जो है ना वो प्रोटीन सड़रस वाली भाषा नहीं बोल रहे हैं। मतलब दाल और उसका जो कंजप्शन करेंगे वो उस हिसाब से बढ़ जाएगा। मैं मतलब व्यूअर्स को अगर मैं दाल उसी की तरह बोलूँगा, जैसे आजकल जो जिमिंग करते हैं, हाँ। तो वो प्रोटीन शेक के लिए करते हैं, है ना? तो शेक वही, अगर आप सिंपली अगर अपनी दाल का ही कंजप्शन रखेंगे या जो नॉन वेज है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट रखेंगे तो वो उतना कंपनसेट हो जाता है उसमें। तो उसको सड़रस में समझा सकते हैं कि सड़रस में कैसे कहेंगे कि जो है ना आपको प्रोटीन दाल का जितने भी सोर्सेज है हमारे पास, इतनी सारी दालें हैं, वो सारा दाल का डायरेक्ट सोर्स प्रोटीन का ही सोर्स है सीधे। हम्म। उसी से को हम प्रयोग करके उसके कितनी सारी फॉर्म्स हम बना सकते हैं। दाल की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। सुबह सुबह उठ के जो है ना गुनगुना पानी पीने की सलाह दी जाती है, कई बार जीरा पानी और दरिया पानी ये सब बोला जाता है। इसका कितना हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए, ये मुझे लगता है कि ये मार्केटिंग इशू ज़्यादा है कि मतलब इस तरीके से आप पानी पीजिए। सिंपल जल लेने के लिए आयुर्वेद में है, जिसे ऊषा पान बोलते हैं, कि आप सुबह उठ के पानी पी सकते हैं। वो भी आप 8 अंजलि पानी पीना चाहिए। मतलब वो ऐसे नहीं, कई बार आपने देखा होगा किसी को 2 लीटर पानी पी रहा है, 3 लीटर पानी पी अच्छा। रहा है, उस तरह की सलाह दी जाती है। सुबह उठते 2-2 3-3 लीटर पानी पीजिए, तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। अगर आप एक्सेसिव पानी पिएँगे तो भी आपकी अग्नि को नष्ट करेगा। क्योंकि आप अच्छा। जो भी कुछ इंटेक करेंगे बॉडी को उसको निकालने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, चाहे आप पानी पियो, ये तो आप नहीं बता रहे हैं, बोलो लोग तो बोलते हैं कि 2-3 लीटर सुबह उठ के पानी नहीं, पी ये लो। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। तो आप उसके लिए एक मात्रा उन्होंने बताई है कैसी मात्रा, कि कितनी आप मात्रा? 8 अंजलि, जो आपका एक आपकी हथेली है, मतलब कितना, 1 गिलास हो जाएगा ये? ये लगभग 1.5 ग्लास का, ये सबकी अलग अलग आएगी। देखिए, मतलब उन्होंने मेजरमेंट भी आयुर्वेद में व्यक्ति विशेष विशेष बताया है। विशेष पे आता है, है ना? मतलब बच्चे ऐसा की नहीं होगी तो बच्चे बच्चे की की हो तो 8 अलग अंजलि। होगी, तो आयु वाई सबकी, किसी की हथेली बड़ी है तो उसकी मात्रा अलग रहेगी।
तो वो पूरा एंथ्रोपोमेट्रिक डेटास को कैलकुलेट करके बहुत सिस्टमेटिक बताया कि आप 8 अंजलि मतलब 8 बार आप एक बार नाप लीजिए कितने गिलास वो बनते, फिर उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्टिमम उसकी डोज है। तो अच्छा। बहुत एक्सेसिव लेंगे तो भी वो नुकसानदायक होगी। अति सर्वज्ञते, आप कोई भी एक्सेसिव, नहीं, चाहे भोजन मैं तो भोजन भी सुबह विष पीने के की बहुत, समान है। हाँ, मुझे तो सुबह पानी पीने की बहुत आदत हो गई है, तो मैं तो ज्यादा पानी पी लेता हूँ। नहीं नहीं, आपको एक लिमिटेड मतलब वो तो अति सर्वज्ञते वाला नियम यहाँ पे भी लगता है, चाहे भोजन हो, भोजन को बल्कि जैसा कुछ लोग तो नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग जीरा पानी भी पीते हैं, वो नहीं। पतला होने के लिए धनिया धनिया पानी, सौंफ पानी, ये सब चलता है आजकल। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए किसी भी सिंपल जल की आवश्यकता है। ये अगर कोई रोग विशेष है तो फिर उसको किया जा सकता है, वो भी किसी चिकित्सक की सलाह में। लेकिन क्योंकि आप कोई भी चीज लेंगे उसमें वो एक मेडिसिन की तरह वर्क करती है, तो उसका एक्सेशन होगा तो वो आपको नुकसान करेगी। पानी भी। पानी भी विष के समान है। पानी का अगर आप काल देख लीजिए, पानी किस समय, आयुर्वेद बोलता है पानी पीने का भी नियम है और उसका भी टाइम है। तो भोजन से पहले अगर आप पानी पिएंगे तो वो आपको आपको पतला करेगा। भोजन अच्छा। के मध्य में वो जल जो होता है वो हेल्दी करता है, और भोजन के अंत में तो विष के समान है। अच्छा, भोजनांते विषम वारी। तो ये कंसेप्ट हमारे पुराने उसमें था, अगर आप भोजन के जस्ट बाद ज्यादा पानी पियोगे तो वो नुकसान करेगा। मतलब आप भोजन के बीच में पीना पानी ले सकते थोड़ा हैं? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, सिप, कुछ सिप्स ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं भोजन के बीच में हम 2-3 गिलास पानी पी लिए, क्योंकि वो आपको जस्ट लिक्विफाई करने के लिए उतना ही है, थोड़ा इजीली ये हो। सारा कुछ जठराग्नि पे बेस्ड है? हाँ, वो सारा अग्नि के बेस्ड पे। तो सबसे पहले पीने में आपकी जठराग्नि खत्म हो जाएगी, भूख तो हाँ, लगेगी तो नहीं फिर? इसलिए थोड़ा सा आप ले सकते हैं। खाना से पहले हाँ कितना तो कितना हाँ, ले सकते हैं? मतलब नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, नॉर्मली तो मध्य में लेना चाहिए। पर कोई ज्यादा अगर किसी की हैबिट है तो वो फिर उसको पतला करने की कोशिश करेगा, अग्नि को कम करेगा तो रोग होने की संभावना है। और भोजन के अंत में जो सबसे ज्यादा हमारी आदत है कि भोजन करते ही 2-4 गिलास पानी पी लेते हैं या चाय पीते हैं, वो सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा वो क्या दिक्कत। नुकसान होता है उससे? वो आपके बाद जाते ही जितने भी एंजाइम्स है उनको डाइल्यूट करेगा, भोजन के पाचन में डिस्टर्ब करेगा। और जब भोजन का पाचन ही सही तरीके से नहीं होगा तो फिर वो विष के रूप में काम करेगा, जिसे आम विष बोलते हैं या टॉक्सिन्स बनते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आयुर्वेद तो बहुत क्लियरली मेंशन है कि आपको इस तरीके से लेकिन ये बहुत नई बात लग रही है मुझे, जो ना कि सुबह उठ के पानी की मात्रा भी लिमिटेड होना चाहिए। और बल्कि जो है ना, कई तो हीरोइन है, उन्होंने किताब लिख रखी है कि जो ना उनके सुंदरता का राज क्या है। वो सुबह सुबह उठ के जीरा पानी पीती हैं, वो सुबह उठ के जो है ना ये पानी पीती हैं, उनकी किताबें बिक रही हैं उस पर, जो है ना वो तो सेलिब्रिटी बन गई हैं इस पर। देखिए सर, वो मैं जो नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ मैं भी पे। जितने भी, अगर आपने कमर्शियल एड्स देखे होंगे, वो जिन साबुन का ऐड करते हैं वो एक भी हीरोइन कोई उन साबुन को यूज नहीं करती है। तो कमर्शियली वो जिनको बता रहे हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं कि नहीं, वो बहुत डिफरेंट इशू है। तो जो आयुर्वेद में जो नियम लिखे गए हैं, और जो पूर्व हमारे आप 50 साल पहले हमारे दादी नाना जो जिस नियम को फॉलो करते थे वो पूरे आयुर्वेद बेस्ड है और प्रकृति बेस्ड नियम है। उनको हम फॉलो करते थे, इसलिए हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अ, एक और जो है ना, जो आज के युवाओं में, आज की आबादी में बहुत सामान्य सी हो गई है। लगभग हर आदमी को कभी न कभी कब्ज़ रही है, और कब्ज़ का इश्यू बहुत कॉमन सा हो गया है। दूसरे एसिडिटी का भी हो गया है, एसिडिटी को सबके सॉल्यूशन बने हुए हैं। कब्ज़ का जो है ना, ये खाओ। एसिडिटी का जो है ना, 2 मिनट में एक कोई ये जो भी है, मतलब नाम नहीं लूँगा, ये खाओ तुरंत एसिडिटी मिटाओ। और जो है ना, एक सुस्ती का भी बहुत, दिन में सबको बहुत सुस्ती आती है खाना खाने के बाद, रात में भी सुस्ती आती खाना खाने के बाद आती है, थकावट सी रहती है। तो ये मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, या जो है ना ये नई चीज़ें हैं? नहीं, ये सारी बीमारियां ही हैं। कब्ज़ बीमारी है, कब्ज भी एसिडिटी बीमारी बीमारी है, है, एसिडिटी भी बीमारी है, आलस। और आलस भी एक तरीके से बीमारी है अच्छा, ना। आलस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, लिमिटेड टाइम के लिए, वो डिफरेंट है। भाई अच्छा। आपने कोई यात्रा करी, थोड़ा सा थकान हो गई, वो एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन लगातार अगर ये चीज हो रही है तो फिर वो बीमारी है, तो वो रोग की कंडीशन में आएगा। तो जिसे आप कब्ज कह रहे हैं, कब्ज विबंध जिसे आयुर्वेद में बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, आपके फूड हैबिट्स को क्लियर कट बता रहा है कि आपकी वो हैबिट्स सही नहीं है, भोजन करने का तरीका सही नहीं है। आपकी जो भोजन जिस तरीके से ले रहे हैं उसमें फाइबर्स की क्वांटिटी कम है, लेने का तरीका गलत है, या तो आप बहुत लेट नाइट ले रहे हैं, उसमें बहुत ऑयली स्पाइसी है, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम है, लिक्विड इनटेक भी कम है। तो इन्हीं बहुत सारे कारणों से वो कब्ज होती है।
अब आजकल जैसे मैदे की रोटी बहुत ज्यादा खाएंगे या बाहर का फूड खाएंगे, तो वो छना हुआ आटा रहता है, उसमें फाइबर्स कम होंगे, तो निश्चित रूप से वो कब्ज करेगा। और या आप दिन में खा के सो जाएंगे तो भी वो दिक्कत करेगा आपको, हाँ, जैसे एक और जो है ना आयुर्वेद में जो है ना दिन में सोने को मना किया गया है। आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए मना किया गया है। पूरी तरह से मना है कि बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा उसमें नैप की छूट है? उसमें नियम की छूट ये है कि ग्रीष्म ऋतु में आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में ऋतु में, गर्मियों में अलाउ है। कितनी देर? मतलब नैप ले सकते हैं आप थोड़ी देर, मतलब प्रॉपर स्लीप तो नहीं होना चाहिए कि आप खाना खाए और तान के 2-3 घंटे सो गए, वो अलाउ नहीं है। थोड़ी देर आप बिस्तर पे रेस्ट कर सकते हैं कंफर्ट जोन में, अच्छा। पर बहुत स्लीप लेना तो और किसी ऋतु में तो बिल्कुल मना है, और वही रोगों का कारण भी है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा बिल्कुल था कि वो क्यों ऐसा कहा गया है रोगों के कारण। उसका, लोगों को तो जो है ना लगता है कि दिन में सोए नहीं तो जो है ना मतलब बहुत सारे लोगों को हाँ, वो कि वही वो तो उसके उनके ना तो वो जो है ना वो थक जाएंगे, कैसे काम होगा? वही वही आम बनाने का कारण है। जो आम दोष की उत्पत्ति होती है क्योंकि भोजन के बाद आमदोस? आम आम जो बनता है, क्योंकि आपको अम्ल, पार्टी अच्छा। अब वो एसिडिटी। एसिडिटी का भी एक फॉर्म है। मतलब वो जो प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए था वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और कफ बढ़ जाएगा। अच्छा। तो आप जब भी सोते हैं तो कफ दोष बढ़ता है। आयुर्वेद में जैसे वात पित्त और कफ है, तो जब आपको पित्त को बैलेंस करना था उसकी जगह वो कफ बढ़ जाएगा, और जब कफ बढ़ेगा तो वो डाइजेशन को वीक करेगा, और जब डाइजेशन वीक होगा तो आपका जो भोजन जिस तरीके से पचना चाहिए था उस तरीके से पचेगा नहीं। और तो अगर मॉडर्न की भाषा में हम समझे तो फ्री रेडिकल्स और जितने भी टॉक्सिन्स है वो शरीर में बनने लग जाएंगे। तो मतलब आपने कितना ही स्वस्थ भोजन किया, आपने हम्म। बहुत हेल्दी डाइट ली, लेकिन अगर उसका डाइजेशन सही नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो वो जो आप भोजन ले रहे हो वो भोजन का पाचन भी सही तरीके से होना जरूरी है, उसके ये तो नियम है। फिर से हम मुद्दे पे आते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कितने बजे खाना जो भी लंच डिनर मतलब ब्रेकफास्ट अलाउ नहीं है उसमें? हाँ, ब्रेकफास्ट आप नॉर्मली कुछ लेना चाहें, मतलब ब्रेकफास्ट में फूड वैसे अलाउ नहीं है, कोई लिक्विड आप कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आप लंच एंड डिनर का टाइम फिक्स रखें। ब्रेकफास्ट में मतलब आप फल खा सकते हैं हाँ, या कुछ दूध पी थोड़ा बहुत सकते हैं या क्या खा सकते हैं या दूध, थोड़ा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, मतलब क्या है कुछ अवधारणा है उसमें कि नहीं ब्रेकफास्ट ऐसी कर सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स ऐसी कोई डायरेक्टली कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने तो द्विभोजन काल बोला है। वो उसका टाइम लगभग इतना बताया कि सूर्यास्त के आसपास आपको करना चाहिए, और दिन में 10-11 बजे के आसपास का उन्होंने काल जो बताया है, अच्छा। वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको भोजन कर लेना चाहिए। पर लेकिन आज देखेंगे, आज जो हम भोजन करते हैं वो टाइम बहुत बदलता रहता है। कभी तो हम 12 बजे कर रहे हैं, कभी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो ये हमारे लिए बीमारियों का कारण बनता अच्छा, है, कैसे? क्योंकि वो जो डाइजेशन एसिमिलेशन के लिए टाइम चाहिए वो बार बार बदलता रहता है, तो बॉडी क्लॉक को सेट होने में टाइम दिक्कत लगता है। होती है। तो आप हमें लगता है हमने केवल भोजन किया, लेकिन हजारों टाइप की केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती है, उनका पूरा एक नेटवर्किंग है, पूरी सिग्नलिंग है। अभी जैसे भोजन की बात करें तो अ, आपने कहावत सुनी, 32 बार चबाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। है ना? तो आज जो हम कर रहे हैं वो निगलते हैं बस। हाँ। सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज की यही है कि आप टीवी ए, देख के भोजन कर रहे हैं, बत्तीस बच्चों बार को भी यही कर हाँ, रहे हैं। 32 बार चबाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा खाने में। तो वो हमें ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। आप कभी इसको आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आज जो नॉर्मल भोजन का टाइम फिक्स कीजिए, कितनी देर में आप एक गस्सा खा रहे हैं, उसका टेस्ट का आपको पता ही नहीं है। आपको ये एहसास ही नहीं है कि वो जो टेस्ट क्या था, आपने तो लिया बस, हल्का सा कोई टेस्ट आया अंदर चले गया। लेकिन बॉडी की मैकेनिज्म में आपकी जीभ पे जो सारे स्वाद है वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब ये स्वाद आ रहा है। उसका भी एक पर्पज है। जब आप अंदर चबाएंगे एक तो वो पूरा फाइन ग्राइंडिंग हो जाएगा। तो आंतों का, जैसे कहते हैं ना, दांतों का काम हाथों से नहीं लेना चाहिए, वही है कि जब पूरा अच्छी तरीके से वो पूरा एसिमले पूरा लिक्विड हो जाएगा, तब उसका डाइजेशन सही होगा। और जो सेंसेस है हमारी जीभ पे लगे हुए हैं वो ब्रेन को सिग्नल देंगे कि हम्म। ये वाला रस आ रहा है, इस तरह का ये फूड आ रहा है, तो उससे संबंधित डाइजेशन को वो इम्प्रूव करेगा। हम्म। और वो जो सिग्नल था वो गया ही नहीं। मैं जानता हूँ कि लेकिन ऐसा करने से फिर आपको खाना भी कम खाते हैं आप? बिल्कुल, आपकी जो जहाँ आप 4 रोटी खाते हैं वो 3 पे आ जाएगी। आप थोड़े टाइम में आप 3 पे नहीं, ऑब्जर्व 2 से कम पे आ जाएंगे, 2 बिल्कुल, पे आ जाएंगे। आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि हम अननेसेसरी एक्सेस लेकिन ऐसा फूड में ले रहे शरीर हैं। शरीर कमजोर भी तो हो सकता है उसके नहीं, बाद। उससे कमजोर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितना आपको बॉडी को जितनी फूड की रिक्वायर्ड थी वो ब्रेन सिग्नल दे रहा है ना कि फुल हो गए।
भाई आप वो तो 4 इसलिए वो रोटी हो भी जाएंगे, जब चबा चबा के खाएंगे थक जाएंगे नहीं थक थक जाएंगे तो अपने थकने आप ही यार, नहीं कौन थकने खाता से नहीं। रहे, आधा नहीं घंटे से ये खाए ये जा रहे हैं, आधा ये घंटे से ये खाए हम जा रहे हैं। ये हमने हमारी नहीं, दोनों ही प्रॉब्लम है। अगर बहुत धीरे भोजन करेंगे वो भी नुकसानदायक है, बहुत तेज भोजन करेंगे वो भी नुकसानदायक है। वो ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे तक भोजन ही करते रह रहे हैं। आपकी स्पीड एक ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए कि आप खा रहे हैं, थोड़ा सा चबा रहे हैं, जैसे ही लिक्विड हुआ आप अंदर के लिए वो अपने आप ट्रेन होगा। वो सबसे बेस्ट है कि आपको बॉडी में जैसे जाएगा आपके सिग्नल देगी बॉडी कि भाई आप मेरा पेट फुल हो गया है। अब अभी क्या होता है कि आप निकलते जाते हैं तो आपकी मात्रा दो दो रोटी की थी, आप जबरदस्ती 4 रोटी खा रहे हैं, तो वो उसका कोई फायदा हो नहीं रहा, वो रोग उत्पन्न कर रही है। तो उसको हम उस तरीके से समझें। तो हर बॉडी पार्ट का एक प्रॉपर फंक्शन है, उन्होंने तरीका बताया कि कब कैसे किसको कैसे यूज करना चाहिए। तो जैसे कब्ज की समस्या है, तो कब्ज वालों को जो है ना, कब्ज ना हो, किसी भी को, छात्रों को, महिलाओं को जो है ना, या किसी को, बुजुर्गों को, क्या खाएं वो कि नहीं हो? फाइबर आपने सबसे, कहा क्या नहीं खाना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन क्या खाएं? फ्रूट्स थोड़े से, जो सब्जी है वो ज़्यादा रखें। आटा छानना नहीं चाहिए उसमें, थोड़ा मोटा आटा यूज़ करना चाहिए। बेसन, मैदा, इस तरह की चीज़ें कम से कम यूज़ करें। तो फाइबर डाइट हम जितनी अच्छी यूज़ करेंगे तो ये कब्ज की समस्या। और थोड़ी वॉक, फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी, अब आप चाहे भोजन फाइबर डाइट भी ले रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं, इनएक्टिव है, तो फिर वो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम, एसिडिटी, कब्ज और ये सारी प्रॉब्लम करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एक भोजन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद में आहार और विहार, मतलब जो आपकी एक्टिविटी है और जो फूड है, इन दोनों को बैलेंस होना चाहिए। वो एक एक्टिविटी परफेक्ट हो उससे भी आपका काम नहीं चलेगा। फिजिकली आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली आज की लाइफ में क्या हो रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और फिजिकली जीरो हो गया है। पहले शायद मेंटली ऑप्टिमम था, फिजिकली थोड़ा हमारा सही था, पर हमने उसको जस्ट रिवर्स कर दिया। इसी कारण इतनी सारी ये प्रॉब्लम हो रही है। बट व्हाट एसिडिटी? एसिडिटी का सबसे जो मेन रोल है, वो आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना है। जितना नमक, जितना रिक्वायर्ड नहीं, उससे एक्सेसिव नमक यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी कोई चिप्स खाएंगे या जो भी, उनमें हाई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेशन के लिए या तो ऑयल यूज़ होता है या सॉल्ट यूज़ होता है। अच्छा। तो वो उसको प्रिजर्व रखने के लिए जब हाई सॉल्ट की कोई आप लेंगे तो ये वो आपको एसिडिटी करेगा। और फिर ये भोजन का टाइम जो बार बार चेंज करते हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जब कभी अलग अलग टाइम पे जो खाना खाते हैं, कभी लेट नाइट आपने खाना खाया है। अब देखिए, ये जो तो अधिकांश लोग ही करते हैं। तो ये सारे बहुत छोटे से नियम है जिनको हम सही करेंगे, हम बिल्कुल निरोगी रह सकते हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है किसी चीज़ के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमने उन सबको रॉकेट साइंस की तरह बना लिया। आप ये सिंपल से स्टेप फॉलो कीजिए, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए, आपके शरीर का जो पूरा जो टॉक्सिन्स बने हैं या फिल्टर, और उसको टाइम होता है वो रात में लीवर करता है, वो होता है सोते वक्त। अब आप देख लीजिए कि आपने खाना 6-7 बजे खाया, अब उसके बाद आप कुछ नहीं ले रहे, तो आपका बॉडी में की जो मैकेनिज्म है, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है, वो फिर स्टार्ट होती है। लीवर फिर उसको काम करता है। लेकिन आप सोए नहीं, तो जो सफाई करनी थी शरीर की, वो सफाई डिले होती जा रही है। अब आपने 10-11 बजे खाना खाया, तो आपने लगभग 3 घंटे उस सफाई के प्रोसेस को डिले कर दिया। तो फिर वो टॉक्सिन्स तो आपके शरीर में घूमेंगे, जिसको जिस ऑर्गन को जिस टाइम काम करना, तो वो कैसे करेगा? तो ये सारी हमारी हैबिट्स की वजह से ही है। तो वो हम अगर टाइम पे नहीं सोएंगे तो भी सारी प्रॉब्लम आएगी। आपका कहना है कि जो अगर आप टाइम पे करेंगे तो अपने आप दिन में आलस वालस भी नहीं ये आएगा? सब कुछ सेट हो जाएगा। नींद का भी उतना एक टाइम पे होना जरूरी है। जैसे कई कई लोग बोलते हैं कि सब 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ये सही है। लेकिन बहुत से बोलते हैं सर मैं दिन में 3 घंटे में सो लेता हूँ और रात में मैं 1-2 बजे सोता हूँ, और फिर मेरी तो आवर्स तो पूरे हो जाते हैं। आवर्स पूरे होने से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा। समय पे पूरा होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन वो रात में ही होगा। वो जो पूरी क्लींजिंग प्रोसेस है, आपको जो हेल्दी का प्रोसेस है, वो रात में ही है। आप सोओगे नहीं तो आपको ये डायबिटीज होगी, बीपी, ये सारी, इसका बहुत बड़ा मेजर रीजन ही यही है कि आप समय पे नहीं सो रहे हो और जो खाने का टाइम हम चेंज कर रहे हैं। अगर ये छोटी छोटी आदतों को भी नहीं तो जो है सुधारेंगे। ना, भारत के लोग ज्यादा करते हैं कि विदेश में सब लोग करते हैं ऐसा? आप, मैं चाइनीज का बताऊं तो वो 5-5:30 तक खाना भोजन कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो कुछ रात को नहीं खाते हो? मतलब उनमें से जो अधिकतर मेजर है वो आप तो रहे भी हैं टाइम, सिंगापुर वगैरह में, जो ना। मलेशिया, तो वो बहुत कंट्रोल लाइफ है। वो शाम तक अपना मील लेके खत्म करते हैं, मेजर मील।
अच्छा, वो 5-6 बजे सूर्यास्त वाला जो सिद्धांत है, वो उसी को चाइना में? अब तक फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं। आप जापानीज को भी देख लीजिए, वो भी इस तरीके से फॉलो करते हैं। डाइट बहुत लिमिटेड है, उनका एक टाइम फिक्स है पूरा। हाँ, जापान के इतने बारे में तो पंक्चुअल, बिल्कुल पंक्चुअल है। वो पूरे नियमों को, उनका जो चल रहा है वो आज तक फॉलो करते हैं। हमने जब जितना चेंज किया वेस्टर्न को देखते हुए, वो नकल उसी के हमने करा, बहुत की, हमने नकल। नकल की है, जबकि वो पूरा ओरिजिनल साइंस हमारे यहीं था। अभी आपने तो देखेंगे, नकल किया तो हमने जो ना तो हमारा ओरिजिनल बचा ना उनको अपनाया। बिल्कुल उनकी जो सही थी वो हम नहीं देख पाए, हाँ, और हमने हमारा बस अंधाधुंध उनको जस्ट कॉपी किया, और उसी कारण ये कई सारी प्रॉब्लम हमारी हो रही है। तो सॉल्यूशन क्या है सर? आप लोग तो जो ना जिस मंच पे बैठे हैं, एनआईए जैसे मंच पे, जो कि देश का सबसे बड़ा आयुर्वेद संस्थान है, बहुत तो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। आप लोग क्यों हस्तक्षेप नहीं करते? आप लोग हस्तक्षेप करिए फिर इसमें। नहीं, हम रेगुलरली इसी के भी, आपकी जो दिनचर्या है, और आयुर्वेद में दिनचर्या बहुत तरीके से बताई गई है, कि अगर आप उस आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो कर लेंगे, तो ये जो 90% लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है वो खत्म हो जाएंगे। मोदी जी के स्वास्थ्य का ही राज है क्या? ये, हाँ बिल्कुल, वो आप देखिए, आप वो जानते हैं मोदी के दिल बिल्कुल, कैसे वो खाते हैं? सुबह उठ के योग करते हैं, पूरा उनकी दिनचर्या का बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक है, टाइम टू टाइम। वो इसके कारण ही व्रत का भी जैसे कंसेप्ट है, तो वो हाँ, व्रत व्रत का भी, व्रत का भी। तो व्रत भी आप, मॉडर्न रिसर्चेस ये बोलती है, जो अभी नोबेल प्राइज मिला था जिनको, ऑटोफेगी पे, वो ऑटोफेगी बेसिकली हमारा व्रत का ही कंसेप्ट है, कि आपको उस टाइम भूखे रहना चाहिए, ताकि जो आपकी डेड सेल्स हैं वो, उनको सिस्टम से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये व्रत का आपने अच्छा याद दिलाया। मैं आपसे जो है ना थोड़े से विस्तार से जानना चाहूँगा। अ, कई जो है ना बड़े लोगों ने भी इसकी बड़े सिर्फ धार्मिक लोगों ने नहीं, बड़े अरबपति जैसे एलन मस्क लोगों ने भी जो है ना फास्टिंग की इम्पोर्टेंस बताई है। तो इसमें शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला है, जैसा कि आप इंडिकेट कर रहे थे। तो थोड़ा-सा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये बड़ी मतलब जिज्ञासा वाली चीज़ भी है और बड़ी ज़रूरी चीज़ भी है शरीर के लिए। जो व्रत का कंसेप्ट है वो केवल धार्मिक नहीं है, और जो भी हमारे धर्म में लिखा गया है, या जो भी जो कल्चर हमारा बताता है, उसके पीछे एक साइंटिफिक सोच है, और वो हमारे को हेल्दी रखने की सोच है। तो जब भी आप व्रत करते हैं, तो दो कंसेप्ट उसमें है, कि एक तो आप ब्रेन को ट्रेन करते हैं, अपने मस्तिष्क को, कि मैं कोई भी दूसरी चीज नहीं खाऊंगा, चाहे आप एक काल भोजन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो उससे क्या जैसे फ़ायदा होता है तो? उससे आप, जो आपके मन को कंट्रोल होता है कि मुझे ये चीजें को नहीं करनी है, अदरवाइज आप बिल्कुल लूज रहते हो कि कोई भी चीज आई कभी भी उसको खा ली, तो आपके डाइजेशन को और ब्रेन को भी वो खराब करती है। तो आप एक तो कंट्रोल सीखते हो, कि मुझे, मेरे में कंट्रोल आएगा, तो एक व्रत का एक बहुत बड़ा फायदा ये रहता है। हुँ, हुँ। दूसरा, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जैसे जो 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेगी पे, जापानीज साइंटिस्ट को, तो उनका ये कंसेप्ट था कि जो हमारी सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं, उनको अगर हम व्रत करते हैं ऑटोफेगी के कारण, खुद हमारी सेल्स उनको पचाने लग, ऑटोफैगी कॉन्सेप्ट है। कंसेप्ट है, मतलब हमारी सेल्स ही उन्हीं डेड सेल्स को खाती है। अच्छा, तो जो जितना, मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं कि हम, शरीर की शुद्धि होती है, वो शुद्धि अच्छा, करने की प्रक्रिया है। पर अगर ऊपर से भोजन आता रहेगा तो वो समय नहीं मिलता। तो बॉडी है ओके। वो अपने आप को रिजुविनेट करने का एक तरीका है। तो अब इस आपका कहना है कि व्रत व्रत के दौरान जो हमारे नोबेल साइंटिस्ट, क्या नाम बताया उनका? जापानीज साइंटिस्ट, तो ओकामो ओकामो। जी, उनका कहना है कि आप व्रत करते हैं तो जो हमारी हेल्दी सेल हैं वो डेड सेल को खा जाती हैं। उन्होंने ये कंसेप्ट फास्टिंग के रूप में दिया, कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए, और फास्टिंग को अगर हम इस देखेंगे, पे नोबेल प्राइज़ से मिला जी, उन्हें, तो हम फास्टिंग का कंसेप्ट अगर हमारे 2016 भारतीय, में। जी, हमारे भारतीय परंपरा में समझे, तो वो व्रत के रूप में, या बिल्कुल, उप बिल्कुल। और यह आयुर्वेद की जो पद्धति है वो लंगन है। लंगन मतलब हल्का खाना खाना, या उपवास भी उसका एक तरीका है। तो वो काफी हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांत लंगन से मैच करता है। तो उसी पे ये था कि हमें कंट्रोल मेजर पे ये सारी चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने देखा है कि जो जो उपवास करने वाले लोग हैं वो हेल्दी रहते हैं काफ़ी। वो जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि जो है ना वो हम लोगों की तरह मोटे और जो है ना वो क्या नाम, थुल-थुल और जो है ना तभी ये व्रत के जो कंसेप्ट आए हैं, कि जैसे एकादशी का व्रत है, ये जो नॉर्मल आपको कम से कम सप्ताह में एक व्रत करेंगे, तो वो वापस आपकी बॉडी रिज्यूनेट होगी। नहीं तो लेकिन अब हर तो व्रत में भी आपके लोग जो है ना तमाम चीज़ें खाना जो है ना, तो वो, दुकानों में मतलब फलाहार मिलने लगा है, फलाहार जो है ना मिलता है। मतलब फिर उस व्रत का कोई फायदा नहीं है, कि अगर हम वापस, हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा विश्राम देना है, तो फिर वो विश्राम का रहा। अगर हम वापस कोई ना कोई रहेंगे, तो उसे वापस अपनी एनर्जी और डाइजेशन के लिए सारा पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वो तो फास्ट हुआ नहीं फिर उस सही हिसाब से। बात है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आयुर्वेद में एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो किचन है बेसिकली औषधालय है। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात लगती है कि औषधालय तो जो है ना क्या नाम, सीधी-सी बात है कि औषधालय तो अस्पताल है।
अस्पताल और किचन में एक ही बना देना, ये पचती नहीं है बात कुछ। नहीं, हमारे पूर्वज मतलब उनको बहुत सारे कंसेप्ट पता थे, तो उन्होंने इस सारी चीज़ों को इंक्लूड किया। तो आप किचन में आप कुछ भी चीज़ उठा लीजिए, उसका एक जो पीछे साइंटिफिक थॉट है, एक रीज़न है। तो जैसे मसालों की बात करें हम, तो मसाले, हर एक मसाले का अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक रोल है। तो जैसे अगर हम सिंपली जीरे को लें, तो जीरा आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ा रहा है, गैस इन चीज़ को कम करता है, फ्लैटुलेंस को कम करता है। तो ये इसका एक डेफिनेट रोल है कि आप जिस चीज़ को, जिस भोजन को ले रहे हैं, दाल को ले रहे हैं, किसी में भी जब उसका हम तड़का लगा रहे हैं, तो उसके डाइजेशन में वो हेल्प करता है। तो उसको बैलेंस करते हुए उन्होंने मसालों को यूज़ किया। नहीं तो अदरवाइज अगर उसका पाचन सही नहीं होगा तो हमें दिक्कत होगी। तो उसी जीरे को आप विभिन्न रूप से यूज़ कर सकते हैं। जब आप गुड़ के साथ यूज़ करते हैं तो वो ताकत देता है। फीमेल्स कई सारे डिसऑर्डर्स में करते हैं। सौंफ हमारे यहाँ भोजन के बाद खाने के लिए बोली जाती है, तो वो भी आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। या जैसे अगर आपको कहीं हल्का लूज मोशंस हो गया तो आप सौंफ का पानी पिए, तो वो आपको हेल्प करता है। मेथी इसी प्रकार से, मेथी डाइजेशन में हेल्प करती है, साथ साथ डायबिटिक में भी हेल्प करती है। करी पत्ता, ये सब जितनी भी, हल्दी है, हल्दी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक भी है, डाइजेशन में हेल्प करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखती है। इन्फ्लेमेशन में हेल्प करती है, हाँ, जो भी आपकी हल्की सूजन कम फुल्की करने सूजन में। होती है उसको भी कम करती है। तो मॉड आजकल तो विदेशों में गोल्डन मिल्क का कंसेप्ट है, तो हल्दी वाला उसको बोलते हैं वो लैटे, गोल्डन अच्छा, लैटे। अच्छा। तो वो हमारा हल्दी वाला दूध ही है, उसी को वो यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ हर चीज जो स्पाइसेस हैं जो किचन में आपको मिलेगी, तो वो ठंडा उसको पीते हैं, गरम पीते हैं गोल्डन लेटे? वो गरम अच्छा। गरम पीते। आप जैसे अदरक का प्रयोग करते हैं, तो अदरक का, इसलिए अब सर्दियों में अदरक आप थोड़े से ज़्यादा यूज़ करते हैं, भोजन को पचाने में उसमें हेल्प करती है। और अदरक को तो महाभेषज कहा गया है, काफ़ी सारी मेडिसिन की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सिंपल सूजन को कम करती है, जोड़ों के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। तो जितनी भी आप अगर किचन में देखेंगे, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं यूज़ है, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो पुराने ज़माने में इन छोटी-छोटी बीमारियों को तो हम किचन से ही उन सबको कंट्रोल कर लेते थे। तो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए उन सब का, मतलब भोजन से ही सारी जो है ये ना, जो सारी बिल्कुल थोड़े उसका एक बहुत। बैलेंस था। हाँ। इतनी ऐसा नहीं कि आप हल्दी 10 चम्मच हल्दी ले लोगे तो वो नुकसान करेगी। इसलिए वो एक विशेष मात्रा है, इतनी मात्रा तक इसके साथ हमें प्रयोग करना चाहिए। साथ-साथ आपने देखा कुछ चीज़ों का हमारा बनाने का तरीका डिफरेंट है, कि किसी में हम कोई मसाले डालते हैं, सर्दियों में हम गरम मसाले डालते हैं। तो जैसे जायफल है, तो वो इस तरह की चीज़ें जब हम जायफल जाविद, वो हमें उस वक़्त सर्दी से बचने के लिए हमें देती है। अगर किसी को दस्त हो गया तो हम सिंपल, आपने देखा हो, जायफल घिस के चटा देते थे। या गैस बन रही है बच्चों को, तो अब हींग का लेप करते थे। हींग हींग का लेप जहाँ पे पेट में? पेट पे, अच्छा। छोटे बच्चों को जब होती थी तो ऐसे घरों में करते थे। हींग खुद बहुत अच्छी गैस को ठीक करने में काम करती है, भूख बढ़ाती है, पाचन शक्ति तो बढ़ती हींग है। को कैसे खाना चाहिए, दाल के साथ या कुछ अलग अलग से भी? दाल दाल में तड़का घी में हमेशा। देखो उनकी बहुत साइंटिफिक सोच थी कि आप हींग को भी डायरेक्ट यूज नहीं करते, हींग का भी शोधन करना जरूरी होता था। तो कम मात्रा में वो घी में ही छोकते थे, तो क्योंकि वो घी में प्यूरिफाइड होकर उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आती। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से हमारी किचन को फार्मेसी के रूप में हमारे पूर्वजों ने सेट किया है, और उसी में से मैक्सिमम चीजें हो जाती थी। जैसे छाछ है, तो वो भी बिल्कुल एकदम नहीं तो इसका एक जो है ना थोड़ा सा और मतलब अति रूप कह सकते हैं, या उसको प्यूरिफाई रूप जैसा भी आप बताएंगे, कि सुबह सुबह जीरा पानी का कॉन्सेप्ट आ गया। मैं जैसे पहले भी चर्चा की थी, सुबह सुबह मेथी पानी का कॉन्सेप्ट आ गया, मेथी पानी पियो, सुबह सुबह जीरा पानी पियो। ये तो नेचुरोपैथी में भी बात करते हैं लोग। और ये क्या मतलब, ये नहीं ठीक है? नहीं, सभी को जीरा पानी पीना चाहिए, सभी को मेथी पानी पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। मेथी पर्टिकुलर डायबिटिक जैसी कोई कंडीशन है, या कोई जोड़ों को दर्द जैसी कंडीशन है, वहाँ फिर मेथी के लड्डू बनाते हैं, या मेथी का पानी देते हैं, या मेथी को आप रात भर भिगो के फिर सुबह खाते हैं, वो हम्म। पर्टिकुलर एक डिजीज कंडीशन में। अच्छा, पर लेकिन हेल्दी अगर उसको ऐसे करेगा, वो इस तरह का कंसेप्ट आयुर्वेद में नहीं, और ना पहले के पूर्वज करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो जैसे मैंने बोला सीजन स्पेसिफिक है। तो ओल्ड एज वाले हैं, तो उनके अगर जोड़ों में कुछ दर्द हो रहा है, तो फिर वो मेथी के लड्डू बनाते थे। अब जैसे आप सकरात के टाइम पे सर्दियाँ जब होती है, तो हमें कैल्शियम, इसलिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आप देखिए वो उस वक्त वो पच सकते हैं, थोड़ी गर्मी करते हैं। तिल एक अच्छा। बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, गुड़ जो है वो पूरी एनर्जी का सोर्स है। तो ये पूरे पुराने फॉर्मुलेशन बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किए गए। बिल्कुल। एक और चीज कई बार सुनने को मिलती है, जैसे ये आयुर्वेद में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन
कि जिस सब्जी का जैसा आपका दिखने में है उस अंग को वो हेल्दी होती है। जैसे टमाटर जो है ना दिल के लिए हेल्दी होता है। अ, गाजर जो है ना कुछ आँखों के लिए ऐसी हेल्दी होती हैं। ऐसा है क्या? नहीं, आयुर्वेद में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि मतलब ये जो जैसी दिख रही है उसमें उसको तरीके से प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रोक्त तो इस तरह का कोई वर्णन नहीं मिलता है हमें कहीं पे भी। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे आम 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 धारणा ये है, लेकिन ये कितनी सत्य है ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हाँ, लेकिन जैसे अखरोट जरूर दिमाग का दिमाग हाँ, के, तो इसलिए कुछ कुछ जगह रिजेंबल हो जाता है, लेकिन वो हर जगह ये कंसेप्ट हो ऐसा आयुर्वेद में कहीं इस तरीके से डायरेक्टली कि इसकी ये शेप है इसलिए ऐसा हो, ऐसा नहीं लिखा गया। वो ऋतु बेस या दूसरे तरीके से बताया गया है। बिल्कुल। तो एक सबसे अंत में हम इस बात पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी जो लाइफ़स्टाइल बिगड़ गई है, आप अपना खाना-पीना उल्टा हो गया है, आपकी सोने की क्रिया भी आपकी जो है ना बड़ी उल्टी-पुल्टी हो गई है, तो शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं और टॉक्सिन जमा होने के बाद आपको देखते हैं कि हम पंचकर्म उसका एक माना गया है कि रामबाण है कि पंचकर्म से सब ठीक हो जाता है। आप तो उसके विभाग के अध्यक्ष हैं एनआईए में। तो ये क्या है? पंचकर्म आजकल बहुत पंचकर्म मेनिया सब लोग हर आदमी पंचकर्म करवाना चाहता है। दूर-दूर जो है ना 5-5 10-10 दिन के महीने-महीने भर की जो है छुट्टियाँ लेके स्पा करवाते हैं, पंचकर्म करवाते हैं। स्पा पे भी मैं जो थोड़ा जानना चाहूँगा कि स्पा एक ही चीज़ है, पंचकर्म जैसी चीज़ है या फिर जो है ना अलग चीज़ है, क्या है ये? नहीं, नहीं, पंचकर्म बिल्कुल अलग है और स्पा बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई मेल नहीं है। पंचकर्म हम जो करते हैं, उसके पीछे जो दोषिक कंसेप्ट है, वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ को करते हैं, जबकि स्पा एक रिलैक्सेशन के लिए है। तो वो उन्होंने कंसेप्ट हमारे यहाँ से लिए क्योंकि हमारी भी कुछ रिलैक्सिंग थेरेपीज़ है, लेकिन वो किसी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि कौन किस डिजीज़ स्टेट में, किस ऋतु में कौन-सा ऑयल यूज़ करेंगे, कब कर सकते हैं, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कौन से इंडिकेशन है, जबकि आयुर्वेद में उसका बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो कि भई आपको कौन से पर्सन को किस आयु में देना चाहिए, किस ऋतु में देना चाहिए, कौन-सा ऑयल यूज़ करेंगे। पंचकर्म। हाँ, उसके व्यापक भी बहुत है, कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी होते हैं पंचकर्म के, तो वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कभी भी दिया जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो पर जैसे स्पा में तो उनका तो कोई उनके यहाँ मसाज है, हमारे यहाँ अभ्यंग है। तो मसाज आप कहीं पे भी करके कैसे कर, लेकिन हमारे लिए डेफ़िनेट है, किस व्यक्ति को मसाज दे सकते हैं, उसके बाद उसका क्या प्रोटोकॉल है, उसको किस तरीके से रहना है। तो ये पूरा एक तरीके से हमारा पूरा एक पूरा हम पूरे गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पूरा एनालिसिस के बाद ही पंचकर्म कराया जाता है। जबकि स्पा में तो उन्होंने कांसेप्ट लेके कभी भी वो तो रिलैक्सेशन के पंचकर्म हिसाब। से क्या टॉक्सिन सच में रिलीज़ हो जाते हैं शरीर के? और पंचकर्म पंच किस कोई भी ले सकता है क्या मतलब क्या है? पंचकर्म के बारे में थोड़ा-सा बताएँ अच्छा, या फिर हम कभी बात करें? जैसे मैं आयुर्वेद से स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को ना, कि जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाते हैं, कोई भी चीज़ या मिक्सी आपने खरीद के लाए या टीवी खरीद के लाए, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। वो आपको बताता है कि आपको कैसे इसको ऑपरेट करना चाहिए। तो आयुर्वेद एक ह्यूमन्स के लिए एक मैनुअल है कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना-पीना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें उसी का एक पार्ट है पंचकर्म। तो आयुर्वेद सर्विसिंग जैसा है क्या? शरीर की सर्विसिंग जैसा? सर्विसिंग जैसा। तो जैसे आप चाहे कितना ही हेल्दी खाएँ, चाहे गाड़ी कुछ को भी। चलाने के बाद सर्विसिंग करनी पड़ती है हाँ, उसकी। जैसे आप इसका तो बहुत सब अच्छा उदाहरण जैसे आपने बताया कि हम अक्सर क्या करते हैं कि हम ऊपर से तो सफाई करते हैं, अंदर से कभी सफाई नहीं करते। आप इसके कार का उदाहरण ले लीजिए कि कार आप बाहर से चमचमाते रहें, डेली आप उसको बाहर से साफ करते रहें और उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग कुछ भी उसकी सर्विस नहीं कराएँगे तो क्या होगा? 6-7 महीने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। वैसे हम शरीर के साथ करते हैं। हम ऊपर से तो नहाते-धोते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रखते हैं, लेकिन अंदर जो टॉक्सिन्स क्रिएट हुए हैं उनको हम कभी बाहर नहीं निकालते। तो उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने की जो विधि है वो पंचकर्म है, और वो ये टेक्निक केवल आयुर्वेद के पास है और वो पंचकर्म है, जिससे आप शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि तो केवल सच में निकलते हैं, दिखते हैं निकलते हुए क्या है मतलब? नहीं, निकलते हुए टॉक्सिन्स तो लैब पैरामीटर्स पे देख सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट करवा रहा है वो बता रहा है। भई उसकी जो व्याधि थी वो सही हो रही है। तो हुँ, दैट्स हुँ। मीन्स जो टॉक्सिन थे, और ब्लड रिपोर्ट्स में काफ़ी चीज़ें नॉर्मल आती है। तो वो पूरा डिटॉक्सिफिकेशन का एक मेथड है, बायो अच्छा। प्यूरिफिकेशन का एक मेथड है। तो वो अगर हम पर उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। रोगावस्था में तो हम करते ही हैं, और उसको सामान्य भाषा में समझते हैं कि जैसे पंचकर्म जो शब्द ही बता रहा है, 5 पंच यानी हाँ, 5 वो और मैं कर्म समझता यानी हूँ। हाँ, प्रोसेस, यानी अच्छा। 5 मेजर प्रोसेस है।
5 मेजर कर्म है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शोधन के लिए। अच्छा। तो आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है, वो आयुर्वेद क्या कहता है कि किसी का भी आपको ट्रीटमेंट करना हो तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो शोधन और शमन। अच्छा। शोधन मतलब जो चीज को बाहर निकाल दे, हम्म। शमन मतलब उस चीज को वहीं दबा दे। तो अच्छा। उन्होंने इस चीज को भी एक प्रकृति के नियमों से बताया है कि जैसे अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए तो आपके पास फिर किसी गोली खा के उसका कोई तरीका नहीं है, तब आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने इसका उदाहरण बताया कि जैसे अगर कोई बांध है, तो बांध पे अगर केवल आप मिट्टी डालेंगे या सूरज उस पानी को नहीं सुखा सकता, तो आपको वो बांध तोड़ना पड़ेगा। जैसे मेड़ है या खेत की, अगर उसमें पानी बढ़ गया उस मेड़ को तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ के ही हम पानी निकाल सकते हैं। ऐसे जब शरीर में विजातीय तत्व, टॉक्सिन्स ये जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब आपको उससे शरीर से बाहर ही निकालना पड़ेगा, आपके पास और कोई तरीका नहीं है। मुझे जब लगता है थोड़ा विस्तृत चर्चा का विषय हो रहा है, तो उस जी पे फिर कभी चर्चा करेंगे। जी संक्षिप्त में जाते-जाते हमें ये बताएँ कि जो आयुर्वेद में बोलते हैं कि वात प्रवृत्ति, कफ प्रवृत्ति, पित्त प्रवृत्ति, ये क्या है मामला? और मतलब ये क्या हर आदमी किसी न किसी प्रवृत्ति का होता है या सब में तीनों प्रवृत्तियाँ होती हैं? और कैसे पहचाने कोई आदमी की ये वात प्रवृत्ति है और उसे क्या खाना-पीना चाहिए? संक्षेप में बिल्कुल ये वात प्रवृत्ति, पत प्रवृत्ति से क्या खाना-पीना चाहिए? कैसी कैसी इसकी जीवनचर्या हो, ठीक रहेगा? थोड़ा-सा संक्षेप में दर्शकों को बता दें, फिर हम इस पे जो है ना विराम लगाएँगे। हाँ, आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको बताया 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। तो ऐसे प्रकृतियाँ भी हमारी 7 प्रकार की नॉर्मल प्रकृति होती हैं। एक जो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, और फिर इन दोनों के अमलगम से, यानी वात और पित्त प्रकृति मिल जाएगी, पित्त और कफ प्रकृति मिल जाएगी, या वात और कफ प्रकृति मिल जाएगी। एक होती है समदोषज, यानी तीनों दोष बराबर है। तो इनके अच्छा। अलग-अलग रेशो अलग-अलग व्यक्तियों में हो सकते हैं। तो इसलिए हर आदमी एक अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है, उसका खान-पान अलग होता है, उसके लिए इसलिए बोलते हैं कि उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। हुँ। इसलिए आयुर्वेद में आपको एक जैसी दवाई सबको नहीं मिलेगी। इसलिए जैसे एक जैसी डाइट आप सब खाएँगे, वो हो सकता है आपके लिए हेल्दी नहीं हो। तो जो अच्छा, वात मतलब सबकी दवाई एक जैसी नहीं होती? आपकी प्रकृति, नेचर, डिजीज़, उन सबको देखते हुए मेडिसिन की एक संकल्पना करनी पड़ती है। भोजन के लिए भी ऐसा ही है। जैसे अगर आप कफ प्रकृति के हैं, तो आप अगर मीठा ज़्यादा खाएँगे तो आपको रोग तो उत्पन्न पता करेगा। कैसे चलेगा कि प्रवृत्ति का है? ये प्रकृति एनालिसिस होते हैं, उनके कई सारे हैं थोड़ा-सा आपके हम दर्शकों को समझा कैरेक्टर। सकते हैं कि वो बता जैसे अपने आप को पता कर सके कि हमारी प्रवृत्ति बात है कि कफ है कि पित्त वो है? तो आपको एक बार किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट पे जाना, पर सिंपली मैं बता सकता हूँ कि जैसे जो बहुत पतले-दुबले होते हैं, जिनकी त्वचा रूखी होती है, बाल इस तरीके से ड्राई है, एकदम बहुत जल्दी-जल्दी काम जो करते हैं, वो वातिक प्रकृति के होते हैं। अच्छा। वो फास्ट जिसमें होता है, जिसमें ड्राइनेस इस तरह के कैरेक्टर। पित्त जिन्हें बहुत तेजी से गुस्सा आता है, अग्नि जिनके पित्त जैसी प्रवृत्तियाँ रहती है, मेधावी होते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स जिनके ज़्यादा होते हैं या स्किन रैशेस ज़्यादा होते हैं, थोड़ी त्वचा लाल होती है, वो पित्त प्रकृति। आपने कुछ देखो थोड़े स्थूल है, डल है, एकदम सुस्त रहते हैं किसी काम में, तो वो उनकी प्रकृति कफस साइड होती है। अच्छा। तो अगर आप भोजन इसके विपरीत करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। पर कफ प्रकृति वाला व्यक्ति अगर कफज ही भोजन करेगा, वही मीठा, मधुर, अम्ल, लवण ज्यादा खाएगा, मीठा ज्यादा खाएगा, तो फिर उसका कफ बढ़ेगा। और जो वात प्रकृति वाला अगर मीठा खाएगा तो वो उसके फायदा करेगा। तो अच्छा। वो एक ही आपको जो भोजन है वो अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में विधान है। चलिए, तो इस चर्चा में हम विराम लगाते हैं। हमारे साथ गोपेश मंगल जी थी। इनसे हम अगली चर्चा भी करेंगे पंचकर्म के बारे में, और हम आपके तक लेके आएँगे। आप लोग इस चर्चा में जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मंगल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी। विशेष रूप से जो व्रत को लेकर जो जानकारी दी, वो निश्चित रूप से बहुत, और सोने को लेकर, पानी को लेकर, कई तो ऐसी जानकारियाँ थी जो पहली बार मुझे सुनने को मिली। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। नमस्कार।